हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट प्राइमरी परीक्षा के लिए हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 450 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा 5वां वीडियो है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट जुलाई 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता किस शिक्षा प्रणाली की है? यानी सहज अभिव्यक्ति के लिए कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बच्चों को स्वतंत्रता देता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपके सामने डाल्टन शिक्षा प्रणाली, दूसरा है मॉन्टेसर शिक्षा प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने बेसिक शिक्षा प्रणाली और आपका फोर्थ ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि। तो जो आपकी सहज अभिव्यक्ति के लिए जो बच्चों को स्वतंत्रता देती है वह आपकी जो विधि है वह है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपकी मारिया मॉन्टेसरी जो कि इटली की रहने वाली थी, उनके द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया गया। जो आपकी डाल्टन शिक्षा प्रणाली है, डाल्टन शिक्षा प्रणाली का जो प्रतिपादन किया गया था वह आपके हेलन पार्कस नाम की जो एक महिला थी उनके द्वारा किया गया था। मॉन्टेसरी मैंने बताया जो इटली की एक महिला थी मारिया मॉन्टेसरी, उनके द्वारा किया गया। जो बेसिक शिक्षा प्रणाली जो है वह आपके महात्मा गांधी द्वारा जो एक वर्धा में सम्मेलन हुआ था या उसको हम वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं, वह महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। एवं जो प्रोजेक्ट विधि है वह आपकी किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है, लेकिन इसके साथ उनके दो सहयोगी और भी थे जो जॉन डेवी और स्टीवेंसन। तो ये आपके दो सहयोगी थे जिसमें किलपैट्रिक द्वारा जो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि जो आपकी सहज जो स्वतंत्रता देती है वह आपकी शिक्षा प्रणाली जो है वह मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वह सभी के अंतर्गत आते हैं। यानी यह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? यानी जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत या जिस विषय के अंतर्गत हम अपनी पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं वह किस विषय के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने पर्यावरण अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने जीव विज्ञान और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने खगोल विज्ञान। तो जो हम अपने पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं वह हमारा जो विषय होता है वह होता है पर्यावरण अध्ययन। यानी हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम अपनी पारिस्थितिकी का अध्ययन या पारिस्थितिकी विषय का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विद्यार्थियों में खेलकूद की भावना का विकास होता है यदि? यानी जो बच्चे होते हैं या विद्यार्थी होते हैं उनमें खेलकूद की भावना का विकास कैसे होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपके सामने खेलकूद पर सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक दिए जाएं, दूसरा ऑप्शन है खेल के बाद विद्यार्थियों को फल खाने को दिए जाएं, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने स्कूल में विद्यार्थियों को खेलकूद के पर्याप्त अवसर दिए जाएं और उसे अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए, या उपरोक्त सभी जो आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो जो अगर आपके जो बच्चों में आपको खेलकूद से भावना जो खेलकूद की भावना है उसको तीव्र करनी है तो इसमें आपके जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं कि विद्यार्थियों के जो खेलकूद में जब विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको परीक्षा की तरह उसको अंक दिए जाएं और जो विद्यार्थी खेलने के बाद उन्हें कुछ फल वगैरह भी दिए जाएं, और जो भी आपके जो स्कूल में विद्यार्थियों को खेलकूद जो पर्याप्त अवसर मिलते हैं उसे अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए, जिससे कि बालक जो या विद्यार्थी जो हैं वो उनमें उनके अंतर्गत जो खेलकूद की भावना है उसका विकास हो सके। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी उत्तर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का योग
यानी जो शिक्षण होती है उसमें पाठ्य संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वे किस प्रकार से योगदान देती हैं। तो शिक्षण को आसान बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका शिक्षक को सहायता देने के लिए शिक्षण पाठ्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। यानी यूज ऑफ टेक्सचुअल वर्ब्स इन टीचिंग, तो वह किस प्रकार से मदद करती हैं। तो जो आपकी जो शिक्षण जो पाठ्य संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वह शिक्षण को आपकी रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए इन सभी का यूज किया जाता है, यानी उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, यानी वह कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि जो पारतंत्र जो होता है इकोसिस्टम, उसका हृदय यानी हार्ट कौन सा होता है। द डायनेमिक हार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। पहला आपका उत्पादक एवं ऊर्जा यानी मैन्युफैक्चरर एंड एनर्जी। दूसरा है आपका उपभोक्ता एवं खनिज चक्र, कंज्यूमर एंड मिनरल साइकिल। नेक्स्ट है आपका उत्पादक एवं खनिज चक्र यानी कंज्यूमर, आपका सी ऑप्शन होगा प्रोड्यूसर एंड मिनरल साइकिल। और फोर्थ है आपका ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र यानी एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल। तो जो पारतंत्र का जो आपका गतिक हृदय कहलाता है वह आपका ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र जो होता है वह आपका जो आपका पारतंत्र होता है उसका गतिक हृदय कहलाता है। यानी जो पर्यावरण में संतुलन बनाने हेतु जो आपका जो प्रवाह एवं खनिज चक्र जो प्रभाव होता रहता है वह आपका गतिक हृदय कहलाता है। यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 6 है नीम के पेड़ की निम्न स्रोत के रूप में औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। यानी जो नीम का पेड़ है उसने औद्योगिक रूप से किस प्रकार से महत्व प्राप्त कर लिया है। यानी जीव, पहला ऑप्शन है आपके सामने जैव कीटनाशक एवं प्रतिजन यौगिक के रूप में। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रतिजन यौगिक जैव उर्वरक एवं कैंसर प्रतिरोधी दवा के रूप में। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने जैव उर्वरक जैविक कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक के रूप में। और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने कैंसर प्रतिरोधी दवा जैव कीटनाशक एवं जैव उर्वरक के रूप में। तो इसमें जो आपका नीम का पेड़ है यह हमारे जो यह भारतीय मूल का पेड़ है। सबसे पहले तो ये इस बात को हमें ध्यान रखना है। और जो हमारे आसपास के जो देश हैं जिसमें आपके जो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये इन देशों में पाया जाता है। और जो आपके जो भारत का जो पर्यावरण है वो नीम के बिल्कुल अनुकूल है। तो जो आपका जो नीम का पेड़ है उसका जो औद्योगिक रूप से जो महत्व बढ़ा है वो आपके जैव उर्वरक के रूप में, जैविक जो कीटनाशक होते हैं उसके रूप में, और जो एंटीबायोटिक जो दवाइयां बनती हैं उनके लिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यानी जो नीम का जो औद्योगिक रूप से जो हमें महत्व मिलता है वो जैव उर्वरक के रूप में, जैविक कीटनाशक के रूप में, और जो प्रतिजनन जो यौगिक होता है उसके रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है छाते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये छाता है। छाते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है यह ऊष्मा का कुचालक होता है, यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। नेक्स्ट है आपका यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। या फोर्थ ऑप्शन इसका यह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। तो इसमें आपको जो आपने हमेशा देखा होगा जो छतरी होती है उसका जो कपड़ा होता है तो वह हमेशा काला होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है कि जो आपका ब्लैक कलर जो कपड़ा होता है यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। यह प्रकाश से जो दृश्य विकिरण को भी पूर्ण रूप से जो आती हैं किरणें उनको अवशोषित कर लेता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि यह ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका पर्यटन विधि से। पहला ऑप्शन विज्ञान के सभी प्रकरण बढ़ाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बालक को ज्ञान मिलता है जो पूर्ण होता है। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। और फोर्थ है पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक है। यानी जो पर्यटन विधि है उससे जैसे किसी
जब टूर पर जाते हैं वही आपकी पर्यटन विधि, तो उससे जो ज्ञान मिलता है वो किस प्रकार का मिलता है, यानी उससे विज्ञान के सभी प्रकार पढ़ाए जा सकते हैं, बालक को ज्ञान मिलता है जो अपूर्ण होता है या नहीं, पर्यावरण समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है, और डी ऑप्शन है आपका पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो बी है कि बालक को ज्ञान मिलता है जो देखकर वो सीखता है, प्रत्यक्ष रूप से सीखता है पर्यटन विधि में, तो वह जो ज्ञान होता है वह उसका पूर्ण ज्ञान होता है। यानी जो पर्यटन विधि को जो बालक जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है, क्योंकि जो पर्यटन के समय जो बालक दृश्यों को या चित्रों को जो देखकर जीवंत रूप में जो अनुभव करता है वह यानी जो ज्ञान होता है वह उसका पूर्ण होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, यानी जो सौर सेल होता है उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। पहला, प्रकाश ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है आपका तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और फोर्थ ऑप्शन है आपका विद्युत ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में। तो इसमें आपका जो इसमें पूछा गया है कि जो सौर सेल ऊर्जा जो होती है उसका रूपांतरण किस में होता है। तो जो प्रकाश ऊर्जा जो होती है यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है वह आपकी विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, यानी जो सूर्य से जो हमें रोशनी प्राप्त होती है वह सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह आपकी विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात और है कि जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि जो आपके वहां से प्रकाश आएगा तो आपने भी देखा होगा जो सोलर पैनल लगे हुए थे छतों के ऊपर, तो सबसे पहले वहां से प्रकाश आता है, प्रकाश के बाद वह आप देखते होंगे कि जो प्रकाश है वही आपका एक विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो कोई गलत ऑप्शन टिक न करें अगर पेपर में यह क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, पूर्णतया वैध एवं विश्वसनीय माने जाने वाली परिस्थितियों में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, यानी वह प्रश्न आपके वैध हों और विश्वसनीय हों। तो इस परिस्थितियों में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए, लघु उत्तरात्मक प्रश्न होने चाहिए, या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, या इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं है कि जो आपके पूर्णतः वैध हों या विश्वसनीय हों। तो जो आपके सबसे पूर्णतः और जो वैध विश्वसनीय जो प्रश्न माने जाते हैं वह आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न माने जाते हैं। इसके अंतर्गत जो जानकारी होती है या इसके अंतर्गत जो किसी विषय के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वह एकदम सही एवं सटीक होती है। तो जो आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं तथ्यपरक के गुण के इसमें जो समावेश होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो वस्तुनिष्ठ और पूर्णतया वैध जो आपके होते हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में शैक्षिक भ्रमण का महत्व नहीं है। स्थायी अधिगम होता है इससे, इसलिए महत्व नहीं है। विषय के प्रति रुचि का अभाव होता है, इसलिए महत्व नहीं है। समय की बचत होती है, या प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यानी जो आपके स्कूल टूर या शैक्षिक जो एजुकेशनल टूर होते हैं उनका महत्व नहीं है। किस प्रकार से, देखिए जो स्कूल टूर होता है उससे स्थायी अधिगम होता है, तो उसमें आपका पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है, यानी वह तो आपका महत्व है। जबकि इसमें पूछा गया कि महत्व नहीं है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन विषय के प्रति रुचि का अभाव, यह बी ऑप्शन इसका महत्व नहीं है कि इससे जो शैक्षिक भ्रमण से विषय के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है। जबकि जब हम शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं तो उस समय विषय से संबंधित शैक्षिक जो विषय होता है उसके प्रति हमारी रुचि और बढ़ जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि निम्न में से शैक्षिक भ्रमण का जो महत्व नहीं है वह है कि विषय के प्रति रुचि का अभाव। क्वेश्चन नंबर 12 है, गमले में रखी गई घरों में साज सज्जा की सामग्री कृत्रिम पारतंत्र को कहते हैं। यानी घरों में जो गमलों में जो साज सज्जा के जो सामान रखा रहता है उसे जो आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम होता है उसमें उसको क्या कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपके सामने हर्बेरियम, दूसरा ऑप्शन है एक्वेरियम, तीसरा ऑप्शन है आपका हाइड्रोपोनिक्स और फोर्थ ऑप्शन है आपका वीडियोकॉन। यानी जो घरों में जो गमले होते हैं उनमें जो साज सज्जा का जो सामान रखा रहता है तो उसको हम कृत्रिम पारतंत्र में क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका जो यह जो सामान होता है जो गमलों में घरों में रखा रहता है इसे हम
हर्बेरियम के नाम से जानते हैं। और जो हर्बेरियम का अर्थ है, इसमें हम दूसरी प्रकार से यह भी होता है कि जो घर में अनुसंधान हेतु जो सूखी पत्तियों का ढेर किया जाता है उसे भी हम हर्बेरियम के रूप में ही जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए पहला इसका सही उत्तर होगा कि जो घरों में साज सज्जा का जो सामान होता है उसे हम कृत्रिम पारतंत्र में हर्बेरियम के नाम से जानते हैं। यानी आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है, जो फ्लशिंग मटेरियल्स इन पोटेड हाउसेज इज कॉल्ड हर्बेरियम। इसमें आपका ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है। यानी इसमें आपसे पूछा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उनमें से क्या परिणाम नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, नहीं शब्द को विशेष ध्यान में रखते हुए हमें परीक्षा में उत्तर देना है। तो समुद्र का जो जल है उसका समुद्र ऊपर उठना, दूसरा है कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी, सी है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, और फोर्थ ऑप्शन है आपका आंधी तूफान का बार बार और तीव्रता से आना। तो इसमें जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है। तो जो कृषि में पैदावार विश्वव्यापी बढ़ोतरी, ऐसे कैसे संभव है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होगी और उससे आपका जो कृषि में जो विश्वव्यापी बढ़ोतरी हो जाए। तो इसमें जो परिणाम नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का, वह आपका बी ऑप्शन सही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका परिणाम होते हैं उसमें समुद्र तल का ऊपर भी उठना होता है, उसका स्वास्थ्य जो हमारी हेल्थ है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और आंधी तूफान और तेज गति से और बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें यहाँ भी ध्यान से देखना है कि पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती है, यह तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, जैविक अजैविक घटक जो होते हैं पर्यावरण के मुख्य भाग हैं, यह भी आपका सत्य कथन है। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण में ऊर्जा का अच्छे भंडार है, यह भी है कि जो पर्यावरण है उसमें आपका विभिन्न प्रकार के संसाधन या जो भंडार हैं वो अच्छे भंडार उपस्थित हैं। डी ऑप्शन है आपका कि जो पर्यावरण होता है वो अपरिवर्तित रहता है, यही आपका जो पर्यावरण से संबंधित यही कथन आपका गलत है कि जो पर्यावरण है वह अपरिवर्तित रहता है, जबकि जो पर्यावरण है वो आपका सदैव परिवर्तनशील रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण की समस्या का हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वो कौन सी जो प्रणाली हुई या कौन सी शिक्षा है। सामान्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, या फिर आपकी प्रत्यक्ष शिक्षा। तो इसमें आपको बताना है कि जो पर्यावरण की समस्या को, पर्यावरण में जो समस्या है उसको हम किस प्रकार से यानी उपयोगी या सर्वाधिक उपयोगी रूप से हल कर सकते हैं, यानी वो कौन सी शिक्षा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम जो पर्यावरण में जो समस्याएं आ रही हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से समस्याओं का हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बैक्टीरिया की जानकारी देते हुए 3 सही कथन तथा एक गलत कथन श्याम पट पर लिखता है, और जो कथन लिखे गए हैं वो इस प्रकार है। पहला कथन बोलता है वह यह लिखता है, यह एक कोशिकीय पौधा है, यानी जो बैक्टीरिया होता है वह एक कोशिकीय पौधा है। दूसरा है, यह अपनी कोशिकाओं को 2 भागों में विभक्त कर संतान उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट आपका, यह अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। और फोर्थ जो पॉइंट लिखते हैं वो कथन लिखते हैं, यह पौधे जीव मंडल में पोषक तत्वों के चक्रण में सहायक नहीं होते। इसमें से जो चारों पॉइंट दे रखे हैं आपको, जो चारों कथन दे रखे हैं उसमें से आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा तथ्य है। तो देखिए, जो आपका बैक्टीरिया होता है वह एक कोशिकीय पौधा होता है, इसके साथ जब वो अपनी संतान की जो उत्पत्ति करता है तो अपनी ही कोशिकाओं के वह 2 भाग में विभक्त कर लेता है, उसके बाद उसकी संतान उत्पत्ति होती है, और यह अपने खाने पीने के लिए दूसरों के जीवों पर भी निर्भर होता है। इसमें फोर्थ पॉइंट जो दे रखा है, अगर उसमें नहीं होता तो वह भी पॉइंट आपका सही होता। जैसे कि इसमें दे रखा है कि यह पौधे जीवमंडल के पोषक तत्वों के चक्रण में सहायक नहीं होते, जबकि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल पौधे जो होते हैं वह जैव मंडल में पोषक तत्व के चक्कर में सहायक होते हैं। तो इसमें आपका केवल और केवल फोर्थ पॉइंट आपका गलत है, यानी जो तथ्य गलत दे रखा है वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, यानी केवल फोर्थ। इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है, यानी जो क्लोरीन के द्वारा हम पानी को शुद्ध करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लोरीनीकरण। तो यह एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण है, यानी जो ये क्रिया जो होती है इसका मुख्य कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। दूसरा ऑप्शन है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनता है। नेक्स्ट है आपका पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर नवजात ऑक्सीजन बनता है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि लास्ट है आपका कि पानी में मिलाए जाने पर हाइड्रोजन बनता है। तो यह जब हम क्लोरीन को, यानी एक तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो पूरे विश्व में कहीं भी आप जब पानी को शुद्ध करने का काम करते हैं तो वह क्लोरीन के द्वारा ही किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो जब हम पानी में क्लोरीन मिलाते हैं तो इसमें जो मुख्य क्रिया होती है या मुख्य कारण जो होता है उसका यह होता है कि जो इसे करने से जो आपका जो पानी में क्लोरीन मिलाने के बाद जो हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि जब आपकी जो क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का जो प्रक्रम होता है उसकी जो क्रिया होती है उसमें पानी में जैसे ही हम क्लोरीन मिलाएंगे तो वह आपका हाइड्रोक्लोरस अम्ल बन जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं क्योंकि, यानी जो ऊंट होता है उसके पैर सामान्यतः लंबे क्यों पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका वहां वृक्ष ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट है आपका उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे इसलिए। नेक्स्ट है आपका वहां बहुत अधिक गर्मी होती है। और फोर्थ है आपका वे रेत में चलते हैं। तो जो कैमल लेग्स आर यूजुअली फाउंड लॉन्गर बिकॉज, यानी क्या कारण होता है कि जो ऊंट की जो टांगें होती हैं या जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो आपको हम दूसरे माध्यम में देखें जो बायलिंगुअल हम बनाते हैं उससे आपको कम से कम जो पढ़कर क्वेश्चन शायद समझ में आ जाए। तो ट्रीज आर टॉल, देयर बॉडीज स्टे अवे फ्रॉम द हीट एंड सैंड, देयर इज टू मच हीट एंड दे वॉक इन सैंड। तो यह सबसे मुख्य कारण जो होता है कि जो ऊँटों के लंबे पैर पाए जाते हैं वह अपने शरीर, यानी ऊँट जो है वह जो उनका शरीर है वह जो हीट है उससे वह दूर रहे, क्योंकि रेत जो होता है वो बहुत गर्म होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे, इसलिए जो ऊँट के सामान्यतः जो पैर पाए जाते हैं वह ऊंचे या लंबे पाए जाते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है, यानी जो पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणा है वह किस प्रकार के उपागम पर टिकी हुई है। आपको यह बताना है कि या एकीकृत उपागम पर टिकी हुई है, दूसरा है प्राकरणिक उपागम पर टिकी हुई है, या फिर आपका सी चक्राकार उपागम पर टिका हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इकाई उपागम पर टिका हुआ है। तो जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणा है वह पूरी तरह आपकी जो एकीकृत उपागम होता है उसकी ओर उस पर ही टिकी हुई है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा एकीकृत उपागम। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है आपका कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। नेक्स्ट है आपका कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगी, और सी ऑप्शन है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, और डी ऑप्शन है आपका जो सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। यानी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही होती है उस समय कौन सी परिस्थितियां जो होती हैं वह सबसे धीमी होती है। तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन नंबर पहला, यानी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है उस समय जो सबसे धीमी स्थिति होती है कि जैसे उसमें सतह का जो क्षेत्र होता है, सतह और उसके क्षेत्र दोनों में कमी होती है। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है तो सबसे जो धीमी स्थिति होती है वह सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। तो आज के लिए यही 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।